एक चीज़ के लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करनी है। उनका नाम है नीलेश शाह, एमडी है कोटक एएमसीज के। और मेरे नहीं बल्कि कई ऐसे लोग होंगे सिस्टम में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं, उन सबके मेंटोर में से एक है। बहुत कुछ सीखा है। चलो ठीक है, मार्केट की बात तो अलग है, व्यवहार से भी सीखा है। व्यवहार से ऐसे उनसे सीखा है कि चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे दिल खोल के मिलते हैं। एक बात रख रहे हैं तो सबके सामने वैसी ही बात रखेंगे, कोई छुपाते नहीं है, बैक फाइटिंग में बिलीव करते नहीं हैं। और उनके मार्केट की इंटेलिजेंस फैक्ट एंड फिगर के साथ जुड़ी हुई है। समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि छोटे से बच्चा से लेकर बड़ा बूढ़ा तक भी आराम से उनको सुन सकता है, समझ सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो आज मैं कार्यक्रम में उन्हीं मेहमानों को आज शामिल कर रहा हूँ। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है जब आपको सुनते हुए देखते हैं। और इस बार हमारा रिसेंटली जब 3 साल पूरे होते तो हमारे आप उस मंच पे आए थे। अच्छा, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा था, उस मंच पे जितने पार्टिसिपेंट बैठे हुए थे और जिनके पास सीआर्स का फंड मैनेज करने के राइट्स हैं, वो सब भी ये कह रहे थे कि हमारे टीचर के तौर पर नीलेश भाई हैं। हम उनको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। नीलेश भाई, अब हम पावन मौके पर आपके साथ जुड़ रहे हैं। दिवाली आने को है। इस बार की दिवाली भी अच्छी जाए, अगली बार की दिवाली भी अच्छी जाए। बहुत कुछ आपके हाथ में है। बताइए नीलेश भाई, कैसे जाएगी अच्छी दिवाली? डिम्पी भाई, पहले तो ईटी स्वदेश के सभी श्रोताजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली तो अच्छी जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं। लेकिन आप किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन दिवाली से या मार्केट से रखते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपकी दिवाली अच्छी जा रही है या नहीं अच्छी जा रही है। पिछले 4.5 पौने 5 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 21% के आसपास जनवरी 20 से सितंबर 24 का रिटर्न है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो उससे भी ज्यादा रिटर्न निकला है। अब अगर लोगों की उम्मीद ये है कि पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 सालों में दिखने को मिले, तो उनकी दिवाली अच्छी नहीं होगी। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको बहुत मॉडरेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि क्वालिटी और मोमेंटम दोनों बहुत तेज गति से दौड़े ना। कौन सी चीज क्वालिटी है, कौन सी चीज मोमेंटम है, ये आप अपनी तरफ से डिसाइड करिए। बट एक बात तय है कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली देखी। वर्चुअली 3 आउट ऑफ 5 स्टॉक्स डबल हो गए। आने वाले समय में उस प्रकार की ब्रॉड बेस्ड रैली देखना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता आने वाले 5 सालों में हर तीसरा स्टॉक डबल हो जाएगा। आपको स्टॉक का चयन भी बहुत अच्छी तरह करना पड़ेगा। एंड फाइनली तीसरी चीज, आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकली बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। डोमेस्टिकली भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता रहेगा। तो लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी करेक्शन, उससे आप डर नहीं जाएंगे, तब आपके लिए दिवाली अच्छी होने के बहुत अच्छे आसार हैं। नजरिया मार्केट्स पे। नमस्कार नीलेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखना, और साथ ही साथ अब जो आपका टेक है मार्केट्स पे उसको भी हमने नोट किया। पर नीलेश जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए, और जी हाँ, लाजमी भी है, क्योंकि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली के आसपास की अभी हम बात करें तो 40% के रिटर्न्स तो सिर्फ इंडेक्स लेवल पे ही देखने को मिले हैं। पर ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि लंबे समय के लिए निवेश करना है, और कई सारे इन्वेस्टर्स मूरा ट्रेडिंग को भी देखते हैं कि नया इन्वेस्ट करेंगे उस समय, तो ऐसे में लंबी अवधि में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्पेसेस हैं नीलेश जी, जहां आपको लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के बहुत अच्छे मौके हैं? सृष्टि, सेक्टर वाइज अगर हम कॉल लेते हैं तो साथ में प्रमोटर या मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ही सेक्टर में अच्छे प्रमोटर भी मिलेंगे और बुरे प्रमोटर भी मिलेंगे। सब्जेक्ट टू दैट, हमें लगता है कि आने वाले 2-3 सालों के लिए आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इस प्रकार के जो रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर है,
उसमें निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट वो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े महंगे हैं, वहां पे भी आपको मौके मिलेंगे निवेश करने के। डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सेक्टर में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, फेयर वैल्यू फंडामेंटल से थोड़ी आगे है, तो शायद ये सेक्टर केस बाय केस मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। ठीक है नीलेश भाई, एक चीज़ और बताइए। मैं ये बात पूछना तो नहीं चाहता, बट हाँ, क्योंकि हम रोज़मर्रा के मार्केट के अंदर इससे थोड़ा दो हाथ करते हैं, वो है एफआईज का रोल। एफआईज ने थोड़ा बहुत माल इंडिया में बेचा है, बीच में खबर ये आ रही थी कि चाइना की तरफ मूव कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि 7% जीडीपी ग्रोथ के साथ वो इंडिया में ही रहेंगे, चाहे आगे आए चाहे पीछे हैं, उनका रोल इंडिया में रहेगा और ज़रूर रहेगा और अच्छा भी रहेगा। एक बार जरा आपका टेक चाहिए इस एफआईज के आने जाने पर, इसको कैसे कैलकुलेट करे एक इन्वेस्टर। हम तो देखिए रोज मार्केट के अंदर बैठे रोज ही देख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर कैसे कैलकुलेशन देखे इसको। सो डिम्पी भाई, एफपीआई की जो निवेश भारत में है वो आज की तारीख में डेट इक्विटी मिला के $1 ट्रिलियन से ऊपर है। उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने जो 20-25 साल पहले निवेश किया उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुनाफा बन रहा है। बाकी मार्केट अगर देखें इमर्जिंग मार्केट साइड के ऊपर, तो वहां पे उतना मुनाफा नहीं है। ऑब्वियसली जब उन्हें प्रॉफिट बुक करना होगा तो इंडियन मार्केट ही उन्हें दिखेगी। दूसरी चीज, हमारी मार्केट दूसरे लोगों के सामने काफी अच्छी दिख रही है और इसीलिए वह महंगी भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त चाइना की मार्केट बॉटम से कुछ 25-27% ऊपर आई है, हमारी मार्केट टॉप से कुछ 4-5% नीचे आई है। लेकिन इतनी रैली के बाद चाइनीज मार्केट सितंबर 2007 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। दैट मीन 17 साल से वहां पे किसी निवेशक ने कुछ खास पैसा नहीं बनाया। हमारी मार्केट गिरावट के बावजूद सितंबर 24 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो ग्रोथ हमने दिखाया है सालों साल, वह निवेशक को विश्वास दिलाता रहेगा। दूसरी चीज है, लोग फ्यूचर देख के निवेश करते हैं। अब पिछले 10 साल की चाइनीज अर्निंग पर शेयर देखे CSI 300 इंडेक्स की, तो रेनमिनबी टर्म्स में वो 10% ग्रो हुई है। सालाना ऑलमोस्ट सिंपल कैलकुलेशन 1%। उसी समय में निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर रूपी टर्म्स में 166% ग्रो हुई है। कहां 10% रेनमिनबी, कहां 166% रूपी टर्म्स। तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है हमारी, वह एफपीआई को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि पी रेशो पे तो यस इंडिया महंगा लगता है चाइना के सामने, बट प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ के रूप में देखें तो इंडिया सस्ता दिखता है। एक साल के लिए हम दुनिया की महंगी इमर्जिंग मार्केट है, 5 साल का व्यू ले लो तो हम दुनिया की सबसे सस्ती इमर्जिंग मार्केट है। एंड फाइनली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एफपीआई के लिए, वो है गवर्नेंस। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां उनके पिछले फॉरेन मिनिस्टर, पिछले डिफेंस मिनिस्टर कहां गए किसी को पता नहीं है। इंटरपोल के चीफ चाइना गए थे, वही जेल में चले गए। अब इस माहौल में लोग गवर्नेंस के ऊपर कितना विश्वास रखेंगे। तो यस, एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू लोग इंडिया बेच के चाइना में शायद निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर जरूर लौट आएगा। जाएगा सर, आपका एक्सपीरियंस भी बता ही रहा है कि सुबह का भूला हो जरूर शाम को आएगा, और अब इसी ताक में हम भी बैठे हैं। अच्छा नीलेश भाई, एक छोटा सा सवाल और है, ये इनफैक्ट मैं कई दिनों के नंबर्स रेगुलर बेसिस पे देख रहा हूँ। क्या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, जो आप भी हैं, क्या कहीं डिप्लॉयमेंट की दिक्कत आ रही है? जो SIPs की बड़ी रकम आपके पास आ रही है मार्केट में लगाने में, अभी आप कैश में कितना बैठे हैं, थोड़ा आइडिया हमको दे सकते हैं? क्या डिप्लॉयमेंट में दिक्कत है इस समय मार्केट में कि हाँ अच्छे शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे, तादाद में नहीं मिल रहे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है? सिर्फ डिम्पी भाई, इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम तो तकरीबन ऑल टाइम हाई लेवल पे है।
सो लिक्विडिटी की इश्यू नहीं है, प्राइस और वैल्यूएशन की जरूर इश्यू आ सकती है। सेकंड चीज है, हम लोग कैश कॉल नहीं लेते। हमारे जो पार्टनर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर है, वो अपने क्लाइंट का असेट एलोकेशन करके डिसाइड करते हैं कितना पैसा डेट में, कितना पैसा सोने में, कितना पैसा इक्विटी में रखना है। हम अपने फंड में हमेशा फुल डिप्लॉयमेंट चलाते हैं। 2-3% कैश रहता है हर फंड में, बिकॉज आपको डे टू डे रिडम्पशन मीट करना पड़ता है, बट हम लोग कैश कॉल नहीं लेते। अगर किसी निवेशक को कैश कॉल वाले फंड में आना है तो उनके लिए हमारे प्रोडक्ट है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हुआ, इक्विटी सेविंग स्कीम हुआ। यहाँ पे हम डेट, इक्विटी एंड कुछ फंड में सोने और चांदी के बीच में एलोकेशन करते हैं। बट प्योर इक्विटी फंड में हम लोग कैश कॉल नहीं लेते, बिकॉज नहीं तो वो कंपाउंडिंग हो जाएगी। मेरे क्लाइंट, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने क्लाइंट का इक्विटी कम किया और मैंने इक्विटी फंड में कैश रखा, तो उनका ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन बदल जाएगा। दूसरी बात रही, जो पैसा आ रहा है वो क्या हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं? यस, डिप्लॉय करने में हमें कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आ रही है। आज भी जैसा मैंने पहले बताया, बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट, ऐसे कई क्षेत्र में रीजनेबल वैल्यूएशन पे हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास या थोड़ा ऊपर कई स्टॉक अवेलेबल है। तो हम लोग सेक्टर रोटेशन अपने फंड में कर रहे हैं और आज की तारीख में हमें निवेश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी जो दिक्कत है वो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की है। अभी हमने एमएनसी फंड लॉन्च किया था, उसके एनएफओ आज क्लोज हो रहा है। हमने उसके एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा है 5 साल की अवधि के लिए निवेश करिए, हमें लंबी अवधि का पैसा चाहिए। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए। पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश कम है। तो हमारी दिक्कत यह है कि क्या हम अपने सारे निवेशकों को समझा पाएंगे, उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि पिछला जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में नहीं आएगा और जो परफॉर्मेंस हम देंगे वह उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट ज़रूर करना है। पर नीलेश जी देखिए, जिस तरीके से मूव ना ही सिर्फ इक्विटी मार्केट्स बल्कि गोल्ड और चांदी में भी हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी है। ऐसे में एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सा ये ज़रूर लगता है कि अब कहाँ इन्वेस्ट करें, अब कहाँ पे हैं मौके। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे किसी को 100 रुपये अगर माने कि वो इन्वेस्ट करना है तो उसका बाइफरकेशन किस हिसाब से करें? हम ज़्यादा लगा रहे हैं लोग मार्केट से और जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसे में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं नीलेश जी? चाहे वो इक्विटीज़ में हो, सोने चांदी में हो या फिर डेट साइड, थोड़ा सा एक्सपोजर ज़रूर बनाना चाहिए। सो सृष्टि जी, फ्रॉम अ असेट पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है सोना और चांदी अभी भी तेजी में रहेंगे। सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड सोने की खरीदारी कर रहे हैं और चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स की कई चीजों में हो रहा है। ये दोनों चीजें सोने और चांदी को सपोर्ट कर रही हैं। ऑलरेडी सोने में 80,000 के ऊपर रुपये में दाम हो गए हैं एंड आगे भी सोने की ये तेजी चलती रहेगी ऐसा लगता है। हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सोने और चांदी में ओवरवेट रह सकते हैं। फिक्स्ड इनकम की बात करें तो हमें लगता है आने वाले 12 से 18 महीनों में ब्याज के दरों में कटौती हो सकती है। डेट एफपीआई की बाइंग मार्केट यील्ड्स को नीचे रखेगी और फेड ने जो रेट कट चालू किया है वो आज नहीं तो कल आरबीआई के लिए रूम ओपन करेगा ब्याज की दरों काटने का। तो इस वक्त डेट में सबसे लंबी मैच्योरिटी, सबसे लंबे ड्यूरेशन वाले फंड में निवेश कर सकते हैं। फिर आता है इक्विटी का सवाल। वहां पे हम यही कहेंगे कि क्वालिटी ओवर मोमेंटम, रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड हाई फ्लोटिंग स्टॉक रादर देन इलिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग स्टॉक्स। इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करिए। सेक्टोरली आईटी, फार्मा, बैंकिंग, टेलीकॉम,
इस प्रकार के सेक्टर में निवेश करिए। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस प्रकार के क्षेत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए। नेट नेट इक्विटी में निवेश करते समय इक्वल वेट रखना, लंबी अवधि का कॉल लेना और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना। डेट में निवेश करने के लिए लंबे ड्यूरेशन वाले फंड्स को निवेश करना, और सोने और चांदी में आप ओवरवेट एलोकेशन चला सकते हैं। ठीक है, डन। सर मेरे को ना आपकी एक बात तो बहुत ही पसंद आई अभी आपने जो बात रखी ना, और मेरे को लगता है सभी को सीखने का है, इसलिए ये पॉइंट मैं वापस से नोटिस कराता हूँ, सर के सामने ही बता देता हूँ। जो नीलेश भाई ने अभी बताई है बात कि भाई भाव और भावनाओं में ना, भावनाओं को कंट्रोल करो। भाव तो कंट्रोल्ड है ही, भावनाएं क्या है? भावनाएं हैं कि ज़्यादा रिटर्न कमाने की, ऑलरेडी जो हम देख चुके हैं एक साल के अंदर, वो भावनाएं बार बार सामने आ रही हैं। इसलिए नीलेश भाई बता रहे हैं कि हमारे जितने भी NFOs हैं या फिर जो भी हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि अपने भैया एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मैनेज करो, मार्केट तो रिटर्न दे ही देगा, दे भी रहा है, लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट मेरे को लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। फिर आपको दुख कम होगा, जब उम्मीद ही नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो पूर्ति ना होने पर दुख भी कम होगा। इसलिए इच्छाओं को थोड़ा कम कर दीजिए। ये आप अलग अलग जगह भी सुनते होंगे। नीलेश भाई एक छोटा सा पॉइंट फिर आपसे और समझना है हमको, ये जब सेक्टोरियल चर्निंग का भी आप बता रहे थे कि हाँ ये सेक्टर्स हमको रखने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दें अभी इस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देनी चाहिए, और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो थोड़ा खतरनाक लेवल पर भी है, जिस पर हमको थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होना है? डिम्पी भाई, लोग अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं तो आज भी स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो स्मॉल एंड मिड कैप से प्रॉफिट बुक करना आपके लिए आवश्यक है। जब भी मैं लोगों को कहता हूं इस प्रकार से, तो लोग कहते हैं नीलेश भाई हम तो एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। बट मेरी डेफिनेशन है कि अगर आपने कोविड के समय में इक्विटी मार्केट में खरीदारी की थी, तब आप रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया और अपने निवेश को जारी रखा, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। अगर आप डर गए, आपने लॉस बुक कर दिया, आपने बेच दिया कोविड के समय में, तब आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। तो आईने में खड़े रह के अपने आप को पूछिए कोविड में क्या किया था, और उस हिसाब से अपनी रिस्क प्रोफाइल तय कीजिए। सेकंड चीज है, इस वक्त सेक्टोरली अगर देखें तो प्राइवेट बैंक्स है, टेलीकॉम सेक्टर है, FMCG में कंज्यूमर स्टेपल है, ऑटो सीमेंट में कुछ चीजें हैं जहां पे आज भी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास मिल रहा है। कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, PSU, यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन महंगा लगता है, तो वहां पे गिरावट के चांसेस हैं। बट दो चीजों से और आगाह करना चाहूंगा। एक है माइक्रो कैप्स, जिसके ऊपर सडनली टिप आती है, स्टॉक चल भी जाता है और लोग निवेश करने के लिए दौड़ते हैं। ये पंप एंड डंप काइंड की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होती है, वहां पे ज्यादातर आपका नुकसान ही होगा, तो बहुत सोच समझ के वहां पे निवेश करिए। दूसरी चीज है लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स। बाजार में माल बहुत कम है, इसलिए उनके दाम, उनके वैल्यूएशन बहुत ऊपर के लेवल पे दिखते हैं, तो वहां पे भी वैल्यूएशन को नजरअंदाज मत करिए। याद रखिए कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है, कहां पे पंप एंड डंप या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो सारी चीजों से थोड़े दूर रहिए। वहां पे अगर ट्रेडिंग करना है तो बहुत छोटी सी अमाउंट में स्टॉप लॉस की लिमिट करके करिए, बेहतर है कि आप उसे अवॉइड ही करें। तो इस प्रकार की सावधानी इस मार्केट में भी बरतनी जरूरी है। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, ना केवल इस बार के दिवाली आप हमारे लिए अच्छी बता रहे हैं, बल्कि आने वाली कई दिवालियों के रास्ते भी आपने अच्छे कैसे मनाए जाएं, उसके रास्ते आज इस इंटरव्यू में खोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपकी भी दिवाली शुभ जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।